हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम सभी यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति में अक्टूबर 1917 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले हम सभी ने 1905 की क्रांति और पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति के बारे में पढ़ा। आज हम सभी जानेंगे अक्टूबर 1917 में होने वाली क्रांति की प्रक्रियाओं को। बच्चों, जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। यानी अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच धीरे धीरे टकराव बढ़ता चला गया और लेनिन, जो कि बोल्शेविक दल का नेता था, उसको लगा कि अंतरिम सरकार तानाशाही का रास्ता अपना रही है, यानी तानाशाही से शासन कर रही है। सितंबर में लेनिन ने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। यानी सेना और फैक्ट्री सोवियतों में जो बोल्शेविक थे उनको इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया, लेकिन इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि इस योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। बच्चों, 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। यानी जो ये विद्रोह था यह 24 अक्टूबर को शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। यानी संकट की ऐसी स्थिति को देखते हुए जो प्रधानमंत्री थे वे सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए शहर से बाहर चले गए। तड़के ही सरकार की वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। यानी क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दिया कि वे सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। बच्चों, उसी दिन औरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी और दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, खास तौर से मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाकों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो गया। तो बच्चों, ये थी अक्टूबर 1917 की क्रांति। अब हम जानेंगे कि अक्टूबर के बाद वहाँ क्या क्या परिवर्तन हुए। बच्चों, जो बोल्शेविक थे वे निजी संपत्ति की व्यवस्था के खिलाफ थे। यानी बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था का विरोध करते थे। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। यानी किसानों को सामंतों की ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए खुली छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए, ताकि बेघर या ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। यानी जिनके पास घर नहीं है या जिनको घर की ज़रूरत है, उन लोगों को भी रहने की जगह मिल सके। उन्होंने अभिजात वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई, ताकि परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देखा जा सके। इसके लिए 1918 में परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी यानी बुदियोनोव्का का चुनाव किया गया।
बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। यानी जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिली। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क में जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। रूस एक दलीय राजनीति व्यवस्था वाला देश बन गया था। ट्रेड यूनियनों पर पार्टियों का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में ओजीपीयू तथा एनकेवीडी का नाम दिया गया था, तो गुप्तचर पुलिस बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। यानी ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था और गुप्तचर पुलिस बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। यानी जो बोल्शेविकों की बुराई करते थे, गुप्तचर पुलिस उन्हें दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोह भंग होने लगा। बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे गृह युद्ध और समाजवादी समाज का निर्माण। ठीक है, तब तक आप लोग इतना पढ़िए और समझिए।